सभी साथियों को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर है 12वां और टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और भीमराव अंबेडकर, इनके विशेष संदर्भ में यह रहेगा कि इन नेताओं का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, कुल 50 प्रश्न आज के टेस्ट में शामिल है और जो पिछला टेस्ट हुआ 11वां टेस्ट है उसमें भी यही टॉपिक था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित हो जाएंगे और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही शानदार ये साबित होगी टेस्ट सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में कौन सी एक बात सही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक जो कथन है वो सही नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू को नैनी जेल, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद, इसमें कैद रखा गया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी वर्ष 1936 में प्रकाशित हुई और वर्ष 1955 में नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बताइएगा कौन सा विकल्प इनमें से एक सही नहीं है। आप विकल्पों को अच्छे से पढ़िएगा, सही उत्तर का चयन करें। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये कथन गलत है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आजादी से पूर्व 3 बार अध्यक्ष बने थे। 3 बार आजादी से पूर्व। पहली बार लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, लाहौर अधिवेशन 1929 ध्यान में रखिए, पहली बार। दूसरी बार कब बने थे? दूसरी बार बने थे मतलब जो लाहौर अधिवेशन 1936 हुआ था, 1936। तीसरी बार बने थे फैजपुर अधिवेशन में, जो कि 1937 में संपन्न हुआ था। तो ये तो बात हुई आजादी से पूर्व की। आजादी के बाद भी ये 1951 से लेकर 54 तक कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के संबंध में है। आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं बने थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा देखिए, ऑप्शन पहला देखिए, नैनी जेल इलाहाबाद में इनको कैद रखा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये कथन ठीक है। और इनकी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी जो कि 1936 में प्रकाशित हुई है और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया 1955 में। अगला प्रश्न संख्या दूसरा, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की? मुंबई अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, मद्रास अधिवेशन 1914, कोलकाता अधिवेशन 1917। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने सदस्यता ग्रहण की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। मुंबई का जो अधिवेशन हुआ 1915 में, कब? 1915 में। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? यरोदा जेल, आगा खां पैलेस, अहमदनगर या हजारीबाग सेंट्रल जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। कब? 9 अगस्त 1942 को। तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया, बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आगा खां पैलेस में। कहां पर? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और शुरू होते ही गांधी जी को गिरफ्तार करके, और इनके साथ एक और कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ, सरोजनी नायडू भी साथ में थी, सरोजनी नायडू। इनको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। इस आंदोलन के प्रति सरकार की जो दमनात्मक नीति है, इसके विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में ही कब? 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन का
उपवास की घोषणा कर दी। 21 दिन का उपवास, 21 दिन के ये उपवास की इन्होंने घोषणा कर दी। और इस दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद कर दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा, राजेंद्र जो प्रसाद थे उनको कहां पे नजरबंद किया गया? पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑपरेशन जीरो ओवर, ऑपरेशन जीरो ओवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तर नंबर ऑप्शन 2 होगा, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। प्रश्न संख्या 5 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जगजीवन राम, प्रफुल्ल चंद्र घोष। तो बताइएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में, वर्ष 1932 में किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी 1932 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया? वर्ष 1915, वर्ष 1920, वर्ष 1934, वर्ष 1942। गांधी जी ने कांग्रेस की जो सदस्यता है उसको क्या कर दी? त्याग दी और अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। किस वर्ष में? वर्ष 1934 ईस्वी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न संख्या 7वां, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के अवसर पर किसने कहा था, जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम पर था उस समय पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के अवसर पर किसने कहा था कि जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर है उस समय पीछे हटने का आदेश है वो राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो बताइएगा क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था यह बात? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 8 नंबर, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रास बिहारी घोष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? बांकीपुर अधिवेशन 1912, मुंबई अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या कोलकाता अधिवेशन 1920। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? किस अधिवेशन में भाग लिया ये पूछ रहा है। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा, बांकीपुर अधिवेशन 1912, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इन्होंने भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू।
मोतीलाल नेहरू। पिता का नाम, माता का नाम क्या था? स्वरूप रानी, स्वरूप रानी। और इनका जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न संख्या 10वां है, आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1928, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1929 या 12 मार्च 1930। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 होगा। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए, जो कांग्रेस की कार्य समिति है, कांग्रेस की कार्य समिति, इसके द्वारा 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को इस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का फैसला, पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और इसी कारण से 26 जनवरी 1930 को भारत के इतिहास में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 11 नंबर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1919, 1 अगस्त 1920, 1 सितंबर 1922 या 1 सितंबर 1923। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या सूरत अधिवेशन? किस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1, कराची अधिवेशन। कराची का जो अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन को गांधी इरविन पैक्ट को समर्थन देने के लिए बुलाया गया था। जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट, इसको समर्थन देने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। कौन सा? कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड स्टोरी 1934, द कास्ट इन इंडिया 1936। कौन सी एक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, द कास्ट इन इंडिया 1936 बी आर अंबेडकर की पुस्तक है, बी आर अंबेडकर की। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना और खलीफा के पद को बनाए रखना था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन समझौता या सविनय अवज्ञा आंदोलन? कौन सा एक आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे के विरोध करना, खलीफा के पद को बनाए रखना। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इसमें? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन। देखिएगा, जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा, खलीफा का मतलब सर्वोच्च धार्मिक या राजनीतिक नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता। और गांधी जी भी इस आंदोलन को, किसको? खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर समझते थे। गांधी जी ने कहा भी था
कि खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधने का एक सुनहरा अवसर है जो हमें अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला। 100 वर्षों तक, ये बात भी गांधी जी ने कही थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखे जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक देना चाहते थे? कैप्टन मोहन सिंह, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद। तो बताइएगा किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखे थे जिसके लिए वो एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्षक उसे देना चाहते थे? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित एक अधूरी जीवनी है। क्या है? अधूरी जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद यूरोप यात्रा के दौरान एन इंडियन पिलग्रिम, ये जो जीवनी है, लिखी। यह पुस्तक उनके जीवन का एक आत्मकथात्मक लेखा जोखा है और यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के वैचारिक विकास, उनके जीवन और विचारों पर स्वामी विवेकानंद के प्रभाव को दर्शाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। किस व्यक्ति ने गांधी जी को किसानों के कष्टों की मुक्ति के लिए चंपारण आमंत्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, राजकुमार शुक्ला, अनसुईया बेन, ठक्कर बापा। किस व्यक्ति ने गांधी जी को किसानों के कष्टों की मुक्ति के लिए चंपारण आमंत्रित किया था? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार शुक्ला। देखिए, चंपारण का जो किसान आंदोलन है कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण किसान आंदोलन 1917 में। और ये गांधी जी द्वारा, किसके द्वारा? भारत में गांधी जी का यह पहला आंदोलन था 1917 का चंपारण आंदोलन, जो कि चंपारण बिहार में है। तो यहाँ पर जो बागान मालिक थे उन्होंने तिनकठिया जो पद्धति थी, कौन सी पद्धति? तिनकठिया पद्धति थी। उसके तहत जो वहाँ के किसान थे उनको जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और जो बागान मालिक थे वो इसके विरुद्ध थे। तो यहाँ पे किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो चंपारण किसान आंदोलन के तहत जो राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति है, इन्होंने यहाँ पे गांधी जी को क्या किया? आमंत्रण किया। गांधी जी को यहाँ पे इन्होंने आमंत्रण किया कि किसानों की जो समस्या है इनसे किसानों को मुक्ति दिलाई जाए। इसमें देखिए, एक व्यक्ति ये ध्यान में रखे कि चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ, इस समय पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी। क्या दी? गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी। एक व्यक्ति ये ध्यान में रखे कि चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार क्या कहा? महात्मा। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। इसके अलावा एक व्यक्ति ये ध्यान में रखे 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो चंपारण किसान आंदोलन के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न में सही उत्तर राजकुमार शुक्ला। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर। साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित? 3, 4, 7 या 10? साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 7 सदस्य। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित जो साइमन आयोग है, इसमें देखिएगा कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित और सभी सदस्य
अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को ये साइमन आयोग बंबई पहुंचा था। कहाँ पर है? बंबई। और ज्यों ही साइमन ये जो आयोग बंबई पहुंचा, इसके विरोध में हड़तालें होने लगी, साइमन वापस जाओ के नारे लगने लगे और आंदोलन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज व्यक्ति थे। कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 18 नंबर। पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ? गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या विंस्टन चर्चिल। पूना समझौता जो है ये किन किन के मध्य हुआ था, ये बताना है। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 की डेट ध्यान में रखिएगा। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में, कहां पर है? यरवदा जेल में ये पूना समझौता हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर 19वां प्रश्न है। निम्न में से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। इनमें से किस एक महापुरुष को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं मिला है? उनका नाम बताइएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। देखिए भीमराव अंबेडकर साहब को मरणोपरांत 1990 में, मरणोपरांत 1990 में इनको भारत रत्न मिला। भीमराव अंबेडकर को 1990 में। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। कब? 1955 ईस्वी में भारत रत्न मिला था जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। सरदार पटेल को, इनको भी मरणोपरांत 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में भारत रत्न मिला। 1991 ईस्वी में। महात्मा गांधी को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है। अंबेडकर साहब और सरदार पटेल को मरणोपरांत मिला है। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, गांधी जी को यह भारत रत्न नहीं मिला है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। ये देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार पटेल को भी मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न है। जोसेफ बेपतिस्ता की अध्यक्षता में अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कहां पर हुई? जोसेफ बेपतिस्ता की अध्यक्षता में अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल की स्थापना कहां पर हुई? पूना, राजकोट, नागपुर या इलाहाबाद? तो बताइएगा। इंडियन होम रूल की स्थापना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 पूना में। कहां पर है? पूना में। प्रश्न संख्या 21 नंबर। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 22 नंबर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस। भारत का बिस्मार्क बताइएगा किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सरदार पटेल। देखिए सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है।
1928 में बारदोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए इन्हें बारदोली का सरदार भी कहा जाता है। किसने कहा था बारदोली का सरदार? बारदोली की महिलाओं द्वारा। बाद में गांधी जी ने केवल सरदार नाम भी इनको दिया। मरणोपरांत 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न संख्या 23 नंबर, किस आंदोलन से पूर्व वाइसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र रखा गया? किस आंदोलन से पूर्व की बात है, वाइसराय इरविन के सामने गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र रखा गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, अगस्त क्रांति? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पूर्व गांधी जी ने तात्कालिक वाइसराय को अपनी न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए ये 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को न मांगे जाने पर इरविन को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त होने की बात कही? एक भीतर के अंदर स्वराज्य प्राप्त। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति की बात किस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने कही थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 25 नंबर, गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद, जो केसर हिंद की उपाधि है, ये वापस लौटा दी। कब? खिलाफत आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप। केसर ए हिंद की उपाधि वापस कब लौटाई गांधी जी ने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अब देखिए, प्रश्न यह भी बन सकता है कि गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली कब थी? मिली कब थी? तो 1915 के लगभग इनको मिली थी, जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और गांधी जी ने उस समय तत्कालीन सरकार की मदद की थी। युद्ध के जो प्रयास कर रहे थे उनमें गांधी जी ने मदद की थी। तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने उपाधि त्याग दी। अगला प्रश्न संख्या 26 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प असंगत है? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1791। एक विकल्प असंगत है, उसका चयन कीजिए आप। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 होगा। क्या होगा? 1891, न कि 1791। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू जिले में। जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर 1880, ये 89 सही है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। उत्तर नंबर 4। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की पुष्टि की गई? असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की पुष्टि। कोलकाता विशेष अधिवेशन 1920, नागपुर वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, मुंबई अधिवेशन 1915। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव था उसकी क्या की गई? पुष्टि की गई। उत्तर नंबर ऑप्शन 2, नागपुर का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920। अगला प्रश्न संख्या 28 नंबर, 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे उस समय गांधी जी की उम्र क्या थी? 44 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष या 52 वर्ष?
तो बताइएगा 1915 में महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उस समय गांधी जी की उम्र क्या थी? क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा 45 वर्ष। कितने वर्ष? 45 वर्ष। अब देखिएगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। उस समय महात्मा गांधी जी की उम्र क्या थी? 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन। 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किसके अनुरोध पर? गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधने का अवसर है जो हमें अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला है। किसने कही थी ये बात? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो ये बात अभी हमने देखी थी पिछले क्वेश्चन में। कौन थे? महात्मा गांधी जी। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जनवरी 1923 में गठित स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद या अहमदाबाद? स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन। तो क्या उत्तर का? ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद। देखिए जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का क्या हुआ? गठन हुआ। जनवरी 1923 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? मार्च 1923 को। मार्च 1923 को इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। पहला अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे इसके? C.R. दास। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 31 नंबर। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद किसने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? ठक्कर बापा, रविंद्रनाथ टैगोर, चंपारण के किसानों ने या अंबालाल साराभाई? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, जहां पे राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था, तो गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा? ये बताइए। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। आजादी के पूर्व जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कितनी बार चुने गए थे? 3 बार, 5 बार, 7 बार या कभी भी नहीं? आजादी के पूर्व जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कितनी बार चुने गए? उत्तर नंबर ऑप्शन 1 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ये देखिएगा कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के अनुसार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कुल मिलाकर 3 बार चुने गए थे। कितनी बार? 3 बार। पहली बार 1929 लाहौर अधिवेशन में, दूसरी बार लाहौर अधिवेशन 1936 का, और तीसरी बार 1937 का फैजपुर जो ग्रामीण अधिवेशन है उसमें। और आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू 1951 से 54 तक कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। आजादी से पूर्व 3 बार, आजादी के बाद 3 बार। तो ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न संख्या 33 नंबर। महात्मा गांधी को दी गई निम्नलिखित उपाधियों पर विचार कीजिए। मंगल बाबा, गंभीर फकीर, महात्मा या राष्ट्रपिता? निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त उपाधियों का सही अनुक्रम होगा यदि हम उन्हें वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करते हैं जिसमें यह महात्मा गांधी को दी गई थी? तो बताइएगा, मतलब सबसे पहले कौन सी दी गई, उसके बाद में कौन सी उपाधि मिली, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है। विकल्प देखिएगा 2 3 4 1, 4 2 3 1, 3 1 2 4, 1 3 2 4। तो बताइएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट। 3 1 2 4 यानी सबसे पहले महात्मा की उपाधि बताइएगा किसने दी? 1917 में। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में मंगल बाबा की उपाधि
किसने दी? कबाइलिस नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? कबाइलिस। कबाइलिस कब दी इन्होंने? 1930 में। उसके बाद में 2 नंबर गंभीर फकीर किसने दी? चर्चिल महोदय थे। कौन? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। कब दी? 1931 में। उसके बाद में राष्ट्रपिता, तो ये तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1944, 1944 में। तो ये ध्यान में रखिएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ये देख लीजिए वापस एक बार। महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1917 में, मंगल बाबा की उपाधि कबाइलिस द्वारा 1930 में, गंभीर फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल द्वारा 1931 में, और राष्ट्रपति की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1944 में। अगला प्रश्न संख्या 34 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। दूसरा ऑप्शन है, 1923 ईस्वी में वे कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। थर्ड ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए। और ऑप्शन चौथा है, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू 1951 से 60 तक कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष रहे। तो बताइएगा इनमें से कौन सा एक विकल्प असत्य है, उसका चुनाव कीजिए। तो क्या हो रहा है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू 1951 से 60 तक कांग्रेस के 5 बार अध्यक्ष रहे, ये बात गलत है। आजादी के बाद नेहरू जी 1951 से लेकर 54 तक 3 बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, न कि 5 बार। उत्तर नंबर 4। 1920-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भागीदारी निभाई। कांग्रेस के महासचिव भी नियुक्त थे 1923 में, और इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी चुने गए थे 1924 में। प्रश्न संख्या 35 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कौन सा एक कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लगभग 8 वर्ष तक जेल में रहे। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। ऑप्शन थर्ड है, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी मुख्य रचना का नाम है। और ऑप्शन चौथा है, मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो बताइएगा कौन सा एक विकल्प यहाँ पे गलत है प्रश्न संख्या 35 में? तो क्या रहा उत्तर? ऑप्शन नंबर 4। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री नहीं थे, गृह मंत्री सरदार पटेल थे। तो ये क्या थे फिर? शिक्षा मंत्री। क्या थे? शिक्षा मंत्री। मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उत्तर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अगस्त क्रांति के नाम से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिएगा, एक देखिए अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में हुआ था। 1940 में, दोनों ध्यान रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त क्रांति 1942। अब देखिए अगला प्रश्न 37 नंबर, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, फ्रैंक मोरिस, मैकडोनाल्ड, इरविन। देशद्रोही फकीर गांधी जी को किसने कहा? तो उत्तर नंबर ऑप्शन 1, विंस्टन चर्चिल। देखिए, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह इस देशद्रोही फकीर को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। देशद्रोही फकीर किसके लिए उपयुक्त किया था? गांधी जी के लिए। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 38 नंबर, भारत में गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, या इनमें से कोई नहीं। भारत में गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, चंपारण बिहार, जो कि 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था, जिसमें सफलता के बाद
रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। इस आंदोलन में इनको आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। और यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी पहली बार। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 39, 39वां प्रश्न है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की कांग्रेस ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मदन मोहन मालवीय। ये देखिए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास और तैयब जी। ये भी इनके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40 नंबर, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। क्यों किया साहब? सत्याग्रहियों का ब्रिटिश दमन, गांधी का उल्लंघन, इरविन पैक्ट, रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार, कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे। किसके विरोध में ये आमरण अनशन शुरू किया यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने? बताइएगा। उत्तर नंबर ऑप्शन 3, रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। देखिए, महात्मा गांधी ने रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक इनाम की शुरुआत की और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या था? निचली जाति, बौद्धों, सिखों, मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन या अछूतों के लिए ब्रिटिश भारत में अलग अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करना। तो इसके खिलाफ इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 41 नंबर, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया? रोलेट एक्ट, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक पंचांग या क्रिप्स मिशन? बताइएगा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। उत्तर नंबर 1, रोलेट एक्ट। अब देखिएगा, रोलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। और यह कथन मोतीलाल नेहरू का था। किसका? मोतीलाल नेहरू का। भारतीय जनता ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी। तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, रोलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 42 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? पूना सार्वजनिक सभा अप्रैल 1870, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दिसंबर 1866, इंडियन लीग सितंबर 1875, फॉरवर्ड ब्लॉक मई 1945। तो बताइएगा कौन सा एक विकल्प असंगत है? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में हुई, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दिसंबर 1866, इंडियन लीग 1875, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1945 में नहीं हुई, 1939 में हुई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 43 नंबर, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तक मियां, हामिद अंसारी, ठक्कर बापा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? नया प्रश्न हो सकता है। कौन थे? बत्तक मियां। ऑप्शन नंबर 2, बत्तक मियां। प्रश्न संख्या 44 नंबर, कौन सी पुस्तक है जो गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय लिखी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, भारत नहीं है, दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, सत्य के प्रयोग, मेरे सपनों का भारत। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इसमें? प्रश्न संख्या 44 में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जब गांधी जी यात्रा कर रहे थे उस समय ये पुस्तक लिखी गई, हिंद स्वराज। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 45 नंबर, बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किसने की? मौलाना अबुल आजाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत।
बहिष्कृत हितकाणी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? चारों में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। बहिष्कृत हितकाणी सभा की स्थापना, क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2, भीमराव अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ। इन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, भारत का लिंकन कहा जाता है। 20 जुलाई 1924 को इन्होंने बहिष्कृत हितकाणी सभा की स्थापना की। कब? 20 जुलाई 1924 को। इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितोद्धार के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न संख्या 46 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? गांधी एविन समझौता मार्च 1931, व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940, तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930, सांप्रदायिक पंचांग अगस्त 1942। कौन सा एक विकल्प असंगत है, उसका हमें चुनाव करना है, तो बताइएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 ये गलत है, क्योंकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन तो 1932 में हुआ था। कब? 1932 में, 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 3। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, मार्च 1931। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 ठीक है। सांप्रदायिक पंचांग अगस्त 1932 ये भी ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों की। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है ये कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। पहला 1930, दूसरा 1931 को ये प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। और इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। अंबेडकर साहब ने तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग निर्णय के विरोध में येरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर साहब ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कब की? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932 को। और गांधी जी ने येरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया? इस सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में। 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच मध्य पूना समझौता हुआ। कब? 26 सितंबर 1932। तो देखिए, इसमें काफी फैक्ट परीक्षा इंपोर्टेंट है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। और इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखें, अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न संख्या 47 है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया सरदार पटेल, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना कलाम आजाद, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज भीमराव अंबेडकर। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज भीमराव अंबेडकर। कौन सा एक विकल्प असंगत है, उसका चुनाव कीजिएगा। तो देखिए, उत्तर नंबर ऑप्शन 2 होगा इसमें। द यूनिटी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू की है, न कि सरदार पटेल की। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के, ये ठीक है। द यूनिटी ऑफ इंडिया ये भी जवाहरलाल नेहरू के, ध्यान में रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना कलाम आजाद की है। और स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज भीमराव अंबेडकर की है। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2। अगला प्रश्न संख्या 48 नंबर, भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला कथन है, वर्ष 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है, वर्ष 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तीसरा कथन है, 30 अगस्त 1947 में अंबेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
चौथा कथन है 1930 से 32 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन देखिएगा 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4 या केवल 1 और 3। कौन से कथन इनमें से सत्य है? उस विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कथन 1 2 3 और 4, चारों के चारों कथन यहाँ पे सत्य है। भारत रत्न से सम्मानित वर्ष 1990, ये कथन सत्य है। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना 1937 में, ये भी सत्य है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष 30 अगस्त 1947, ये भी सत्य है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, ये कथन भी सत्य है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 49 नंबर। वर्ष 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालाचारी। 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त घोषित किया गया। अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ये बात किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 50 नंबर, आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 50वां। वर्ष 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान किसने गांधी जी का साथ दिया? वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर या उपयुक्त तीनों। 1918 का जो खेड़ा किसान आंदोलन हुआ, इसमें गांधी जी का साथ किसने दिया, ये पूछ रहा है। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, सरदार पटेल। तो साथियों, ये 50 प्रश्न थे। आज का टेस्ट नंबर ये 12। टॉपिक था राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें गांधी जी, अंबेडकर साहब, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, इनका विशेष योगदान रहा है।